आज के युवाओं को जग्गू भैया से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लॉकडाउन में देखा जा रहा है कि कुछ युवा निरुत्साहित होकर आत्महत्या कर रहे हैं। हाथ पांव वाली ये नौजवान पीढ़ी जब हार कर आत्महत्या जैसे कदम उठाती है तो बहुत दुख होता है। जग्गू भैया जैसे लोगों से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन ज़िंदगी की लड़ाई लड़कर उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। उन्होंने कभी भी अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी ना मानते हुए उसे अपनी ताकत बनाया और आज अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा पड़ाव को जी चुके हैं। आज का युवा कभी भी दिग्भ्रमित हो तो जग्गू भैया जैसे आदर्शों से मिले और उनसे समझे कि ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़नी है और कैसे कभी हार माने बिना अपने कर्म पथ पर चलते रहना है। माना तन से मैं दिव्यांग हूँ, अकल से तुम भी तो हो। हमारे सोच में जो फासले हैं, वजह मेरे बुलंद हौसले हैं। लाचार नहीं मैं सक्षम हूँ। किसने कहा मैं किसी से कम हूँ? किसने कहा मैं किसी से कम हूँ? अपनी दृढ़ता का सबूत हम देकर आए हैं। मेडल हमने भी तो कई बार लाए हैं। नमस्कार, P3 न्यूज़ झारखंड का स्पेशल शो मंजर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मंजर में ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा है, हम सब के लिए मॉडल है। आज उसी शख्सियत के मानिंद हम रांची के एक शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवाएंगे जिनकी ज़िंदगी को आप खुद प्रेरणा समझ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे P3 न्यूज़ झारखंड में। जैसा कि एक इंसान, एक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करने के लिए इंसान का जो शारीरिक अवस्था है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ठीक रहे, तंदुरुस्त रहे। जैसा कि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन इसी क्रम में अगर हम बात करें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिन परिश्रम आपने किए हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आई है, आप उन कठिनाइयों से किस तरह से आप उससे लड़े हैं, किस तरह से आप उस पर अपना मुकाम हासिल किए हैं? फैजल जी, आपने सही कहा। बचपन से मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। एक कमी रही, लेकिन इस कमी को मैंने कभी अपने आड़े हाथों आने नहीं दिया। बचपन से ही मैं आम जनों के स्कूल में, चडरी मिडिल स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिना किसी विशेष व्यवस्था के पूरी की। इसके बाद मैंने अपने उच्च विद्यालय, मारवाड़ी उच्च विद्यालय में दाखिला लिया। वहाँ से मैं मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया और उसके बाद मैं मारवाड़ी महाविद्यालय में वाणिज्य से स्नातक हुआ। तो और इसी के साथ मैं अपने विभिन्न क्षेत्रों में भी लगा रहा। कभी मुझ में हीनता, मेरे परिवार ने इस तरह से मेरा लालन पालन किया कि मुझ में हीनता घर से ही नहीं आई, जिसके कारण बाहर भी मैं अपने सारे कार्यों को करता गया, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा रहा। सर हमें बताइए, हम नौजवानों को बताइए कि आपकी ज़िंदगी को हम मॉडल क्यों ना बनाएं, क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को ढाहा है, कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परिश्रम आपने की है। अगर आपके इस तरह की ज़िंदगी की जो भी अपने ज़िंदगी में नाफिज किया है, उससे हम नौजवानों को क्या सबक देंगे? आपने प्रारंभ में ही कहा था कि हम शरीर से नहीं विचार से अक्षम हो सकते हैं। आप समाज में बहुत से ऐसे नौजवान मिलेंगे जो आज अपनी लड़ाई को हारा हुआ सोचते हैं। उनकी सोच को हमें बदलना है। आप कठिन परिश्रम के बल पर आप किसी भी अपने जो भी आप गोल सेट किया उसे आप अचीव कर सकते हैं। इसलिए मन में निराशा नहीं आने देना, ये सबसे बड़ी बात है। हम कुछ भी कर सकते हैं, मन में लगन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और अपेक्षित गोल को पाने की हम में क्षमता हो या न हो, प्रयास ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। सर हमें बताइए कि आपके बचपनों के दिनों में आपने किन मुश्किलातों का सामना करा इन अवस्था को लेकर के? वास्तव में मुश्किलातों का तो मैं
ऐसा नहीं कहूँगा। कठिनाई तो सक्षम लोगों के साथ भी है, जिनमें कुछ कमियां हैं उनके साथ भी है। मैं पहले ही कह चुका, मैं अपनी कमियों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। स्कूल के दिनों की मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मिडिल स्कूल पास कर, चटरी मिडिल स्कूल से माध्यमिक की परीक्षा पास कर हाई स्कूल में दाखिला के लिए गया, तो वहाँ के प्राचार्य मुझे दाखिला देने से इनकार कर दिया, कहें कि इनके लिए अलग व्यवस्था करनी होगी, इनका देखभाल, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे कोई भी सुविधा नहीं चाहिए था। वो एक अड़चन मेरी ज़िंदगी में आई थी पढ़ाई लिखाई के संबंध में, जब मुझे मेरे दिव्यांगता के कारण इनकार कर दिया गया कि आपका दाखिला इस स्कूल में नहीं होगा। परंतु उसी स्कूल पे बहुत से शिक्षक, और विशेषकर एक शिक्षक जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, अरुण जी, लोग स्वयं दिव्यांग हैं, उन्होंने पूरा विरोध किया और मेरा दाखिला कराया। अगले वर्ष परीक्षा में मैं अपने कक्षा में प्रथम से पास किया, तो प्राचार्य ने मुझे बुलाकर खुद क्षमा याचना की और कहा कि अगर मैं आपका दाखिला आज इस विद्यालय में नहीं लेता तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। अच्छा, आप अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताइए हमें। कॉलेज के दिनों में तो मैं पढ़ाई कम, थोड़ा खेल कूद, नेतागिरी और ये सब में ज़्यादा रहा, इसलिए एवरेज मार्क्स से पास भी किया। फिर आपकी रुचि, मैंने देखा कि आपकी रुचि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, आपके कई सारे अचीवमेंट्स स्पोर्ट्स क्षेत्र से हैं, तो आप स्पोर्ट्स से आपका लगाव कब से है? स्पोर्ट्स का लगाव मैं होश संभालने के बाद से ही मैदान खुद दौड़ने जाता था। सुबह सुबह उठकर 4 बजे कचहरी सुभाष चौक से लेकर मोराबादी मैदान तक दौड़ता था। इससे मेरा मैदान का लगाव हुआ। मैं स्वयं फुटबॉल खेलता था, मैं अपने एक बार स्कूल टीम के लिए भी खेला हूँ, और इस तरह से खेल के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। विभिन्न खेल संगठनों, अनगिनत, रांची जिला क्रिकेट संघ से मैं जुड़ा रहा, मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा, और सिर्फ खेल ही नहीं फैजल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी, जीवन के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, खेल, सामाजिक और सांस्कृतिक, और तीनों अंगों से मैं हृदय से जुड़ा रहा और इसमें मैं काफ़ी कुछ किया। मैं रांची की प्रसिद्ध और अग्रणी नाट्य संगठन का 10 वर्ष तक मैं महासचिव रहा। वहाँ मुझे कहा गया कि आप नाटक, मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी नाटक निर्देशित करूं। मुझे कहा गया कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हैं। मैंने तुरंत वह संस्था छोड़ी, एक नई संस्था बनाई, छोटा नागपुर रंगशाला, जिसके माध्यम से मैं अखिल भारतीय लघु नाट्य प्रतियोगिताओं में मेरे निर्देशित नाटक, जो कि मैं सिर्फ 10 दिन की तैयारी पर औरंगाबाद गया था, मुझे द्वितीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और ढेरों पुरस्कार प्राप्त हुए थे। आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 1990 में हुई। मेरी पत्नी श्रीमती राधा सिंह है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, 3 बच्चे हैं। अरेंज मैरिज हुई थी या फिर लव मैरिज? ये से अरेंज लव मैरिज कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि शादी से पहले हम दोनों मिले, हम लोगों में बातचीत हुई, मुझे वो अच्छी लगी, शायद मैं भी उन्हें अच्छा लगा, और हम एक विवाह सूत्र में बंधे। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे राधा जैसी पत्नी मिली, जो मुझे घर ही नहीं बाहर भी बहुत जगह सपोर्ट करती है, मेरे साथ जाती है, मेरे ज़रूरत पे, दिनचर्या के ज़रूरतों को पूरा करती है। मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमारी होती हैं, चाहे अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, आपके लिए बुरे दिन आपकी ज़िंदगी में कौन से थे? बुरे दिन, हमारा जीवन वास्तव में फैजल साहब घड़ी की कांटा की तरह होता है। कभी कांटे की सुइयाँ 12 पे रहती है तो कभी 6 पे भी आती। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहा। वो कुछ अपनों का बिछड़ने का मुझे गम रहा, वो मेरे जीवन के बहुत ही बुरे दिन थे, और मैं बुरे दिन को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देता।
जैसा कि आपने हमें बताया कि आप अकाउंटेंट ऑफ जनरल ऑफ झारखंड में कार्यरत हैं, तो आप एक कर्मचारी होने के नाते आपके ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाइयाँ जी, आती हैं? मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि नौकरी, सरकारी नौकरी मैं किसी के दया से नहीं, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को पास कर 1 अक्टूबर 1984 को मैंने महालेखाकार के कार्यालय में अपना योगदान लिपिक पद पर दिया। और उसके बाद मैं मेरे ऑफिस में मेरे अधिकारी कर्मचारी वो काफ़ी सहयोग रहा, कभी मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। कभी ऐसा आपको लगा कि जैसा कि ऑफिस के कर्मचारी जो भी हैं सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, तो कभी किसी फाइल को इधर से उधर करना हो या फिर कोई छोटे छोटे कार्य को लेकर आप में कोई दुविधा आई? नहीं, ऐसे तो मेरे साथ कभी कोई अड़चन नहीं आई। और इस तरह का कार्य भी मुझे दिया जाता था कि जिसमें फाइल मुझे ढोना ना पड़े। जैसा कि हम लोग अभी देख पा रहे हैं हमारे पीछे साइड में बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारे मेडल्स हैं। तो सर हमें बताइए, इतने अचीवमेंट्स, इतने मेडल आप अपनी ज़िंदगी में आप हासिल किए, एक इंसान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। ये सम्मान, ये लोगों का प्यार है, सम्मान है, मेरा मेहनत है। मैं तो यही कहूँगा, मुझे झारखंड सेवा रत्न, झारखंड रत्न और मेकन द्वारा उस समय दिया जाने वाला बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान बिरसा मुंडा सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स में भी आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। आप स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या 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 ज्ञान देना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना मैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं, मैं सभी युवाओं को, अपने किशोरों को कहना चाहूँगा, किशोरों ही नहीं, मैं उनके अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि आप जितना अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव डालते हैं, उसका थोड़ा सा आप उन्हें मैदान के प्रति उनमें लगाव को उभारें। देखिए, वह उसका सर्वांगीण विकास होगा। वास्तव में खेल से हमारा शरीर का अब पढ़ाई लिखाई से सिर्फ बौद्धिक शारीरिक सारा कुछ हमारा खेल के माध्यम से ही निर्भर करता है। इसलिए मैं अपने युवा साथियों, किशोर साथियों, बच्चों सभी से कहना चाहूँगा कि कम से कम 1 घंटा मैदान में ज़रूर बिताएं और किसी न किसी आउटडोर खेल से। आजकल एक बहुत ही समस्या आ गई है कि सभी बच्चे मोबाइल में लेकर अपना जो शरीर की क्षमता है उसको कम करते जा रहे हैं। उनके शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें मैदान की ओर जोड़ें, खेलकूद से जोड़ें। और अपने खिलाड़ी बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि वो कृपया युवाओं को प्रोत्साहित। जैसे कि आपने हमें कहा कि आपकी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसी थी और पढ़ाई के क्षेत्र को लेकर आपको समाज में आपने क्या योगदान दिया? पढ़ाई में भी मैं बचपन से पहला से 10वीं कक्षा तक अव्वल आता रहा, अपने क्लास में हमेशा प्रथम आता रहा। मैं पढ़ाई लिखाई खेलकूद दोनों में अव्वल रहा। पढ़ाई हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी अंग है। अगर मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो आज मेरी क्या दशा होती। इसलिए पढ़ाई, शिक्षा, आज तो एक रिक्शा वाला भी चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए। शिक्षा का महत्व वो लोग अब समझने लगे हैं। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए मैंने भी निश्चय किया कि मैं अपने खाली समय में, और 6 महीना बाद मेरा अपने कार्यालय से अवकाश ग्रहण भी है, मैं पहले भी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता रहा हूँ और इसी कार्य को मैं आगे और भी ज़्यादा स्तर पर करना चाहूँगा, ताकि शिक्षा के बल पे मैं जो हासिल किया, मैं लोगों को भी सक्षम बनाऊँ शिक्षा के माध्यम से कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कुछ लोग दिव्यांगता की वजह से अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। क्या कभी आपने हार माना या फिर उस तरह की स्थिति आई आपकी ज़िंदगी में? मैं बहुत ही जिद्दी स्वभाव का रहा। मैं जिस काम के पीछे पड़ा मैं उसमें सफल होकर ही माना। मैंने कभी हार या हीनता अपने अंदर नहीं आने दी। मैंने जो भी ठाना मैंने उसे करके दिखाया है। आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई यादगार पल हो जिससे आप मोटिवेट हुए हों? हम लोग एक बार सेवा सदन अस्पताल गए थे। वहाँ पर एक औरत को रोते हुए मेरे साथ 2-3 लड़के थे, एक औरत को मैंने रोते हुए देखा।
उनसे पूछा क्या बात है, बोले उन्हें खून की, उनके बच्चा बहुत सीरियस है, खून है चाहिए और खून मिल नहीं रहा। उसी समय मेरे एक साथी ने तुरंत खून देने के लिए तैयार हो गया। खून देने के बाद और उसको खून दे दिया गया, चढ़ने लगा। हम लोग जिस मरीज को देखने गए थे, देखकर जब वापस लौट रहे थे, गेट के बाहर वो औरत हम लोग का वेट कर रही थी। वो पीछे आवाज़ देकर दौड़ने लगी और प्रणाम करके मुट्ठी अपना खोली। मुट्ठी में मुड़ा चूड़ा रुपया था। उस रुपये को देख के मेरे आंखों में पहली बार शायद आंसू आई थी। तो मैंने ठान लिया था कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप में ग्रुप भी बनाया, खुद भी रक्तदान किया। रिम्स में भी हम लोगों ने कैंप किया, रक्तदान किया। वहाँ से वो उस दिन जो सुख मिला था, मेरे जो मित्र उन्हें खून दिए थे, उस दिन जो सुख मिला था, जो आत्मसंतुष्टि मिली, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। सामाजिक कार्यों के लिए ही मुझे मेकन जैसे सरकारी संस्थान से सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, मेरे ख्याल से झारखंड का बिरसा मुंडा सम्मान से सम्मानित किया गया। एक इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है और सर की लाइफ इस तरह से गुजरी है जिससे खुद पॉजिटिव और दूसरे को पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी। लेकिन हम आपसे एक और सवाल करेंगे कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी से कभी शिकायत हुई है? जी नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं मिली। मुझे खुशी है कि मैं लोगों के काम, समाज के काम आता हूँ। यही मेरे जीवन का ध्येय है और उस ध्येय में बहुत हद तक मैं सफल रहा हूँ। सर, आपके माता पिता के बारे में हमें बताइए। मेरे पिता श्री रामकरण सिंह इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट से एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होकर 93 में रिटायर किए। मेरी माँ स्वर्गीय शकुंतला देवी। उन्होंने मुझे बचपन से ही इस तरह से मेरा लालन पालन किया कि कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझ में कुछ कमी है। तो अपने माता पिता के ऊपर आप कभी बोझ जैसे नहीं बने? जी नहीं, मैं माता पिता ही क्या, मैं समाज का बोझ स्वयं चाहा कि कंधा पे उठाऊं और आज तक प्रयासरत हूँ। जैसा कि सर हमने अभी देखा कि चाहे वो आपके दिनचर्या के जितने भी रोज़मर्रा के काम हो, जैसे कि अभी अपने चाय पिया होगे खुद से पिए, हमने देखा कि अपने पंखा ऑन किया तो स्विच को अपने से दबाएं। मैं इस तरह से हर काम को आप अंजाम देते हैं। मैं अपना 95% काम प्रयास करता हूँ स्वयं करूँ। कुछ कार्यों के लिए मुझे मदद लेनी पड़ती है, जैसे शर्ट पहनने के बाद बटन लगाना, वरना मैं सारा कार्य स्वयं करता हूँ। अब हमें बताइए सर कि फिटनेस, एक मनुष्य की ज़िंदगी में फिटनेस बहुत ज़रूरी है, उस प्रकार फिटनेस के ऊपर क्या रुचि है आपकी? फिटनेस, स्वस्थ रहना तो सभी व्यक्ति का बोलिएगा कि निजी संपत्ति माना जाता है। हाँ। मैं भी ध्यान देता हूँ। प्रतिदिन कुछ शारीरिक अभ्यास करने के बाद मैं 45 मिनट योगा करता हूँ, जिसमें मैं विशेष रूप से कपालभाति, भ्रामरी और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम जरूर करता हूँ। सर, अब आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या फिर दिव्यांगता की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी सारे कठिनाई, परिश्रम, अचीवमेंट जो भी हुए, उन सारे को एक साथ मिला लें तो आप समाज को क्या मैसेज देंगे? मैं समाज को एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। यही बहुत बड़ी बात होगी हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त को निकाल के हमें दिया। इसके लिए P3 न्यूज़ झारखंड के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कठिनाई, परिश्रम, सफलता जो भी हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को नाफिज करता है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ उदाहरण है, सर ने किस तरह अपनी ज़िंदगी को जिया है और हम सब के लिए एक मॉडल और आइडियल के रूप में हमारे साथ मौजूद है। इंसान सिर्फ तन से दिव्यांग नहीं होता, मन से भी होता है। लेकिन जैसा उदाहरण हमारे साथ आपने देखा किस प्रकार से इनकी ज़िंदगी एक हमारे लिए मॉडल और आइडियल के रूप में है।